तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल किसी काम से बाहर आया हुआ था और आज भी वही हूँ, तो कल तो काम में ही बिजी था, लेकिन मुझे लगा कि आज यहीं से कहानी सुना दूँ, क्योंकि कब वहाँ पहुँचूँ अपने ऑफिस में और कब कहानी सुनाऊँ, तो इतना लंबा वक्त आपसे दूर रहना कहीं ना कहीं आपके साथ बेईमानी होगी। तो मुझे लगा कि आज यहीं से कहानी सुना दूँ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक जगह लगती है राजेपुर, और इसी राजेपुर में एक परिवार रहा करता। परिवार के जो मुखिया थे रामपाल का पूरा परिवार, उनकी एक बेटी, बाकी परिवार में और लोग। और इसी परिवार के ठीक बगल एक मुस्लिम परिवार रहा करता, जिस परिवार के मुखिया थे अब्बास। रामपाल और अब्बास दोनों बचपन के दोस्त, जो कि अगल बगल घर था। वक्त के साथ साथ दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें साल 2020 तक ही थी। दरअसल रामपाल की एक बेटी थी जिसका नाम था रूबी, और इधर अब्बास का एक बेटा था जिसका नाम था शौकत। अब दोनों परिवार में संबंध था, तो दोनों परिवार के लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते, और ऐसे ही शौकत भी कभी रूबी के घर आता, कभी रूबी भी शौकत के घर जाती। बचपन से ही दोनों दोस्त थे। बचपन के साथ साथ जब धीरे धीरे वक्त गुजरा तो दोस्ती भी आगे बढ़ी, और जैसी उम्र के उस पड़ाव को इन दोनों ने पार किया तो जो दोस्ती थी कहीं ना कहीं किसी और ही रिश्ते में बदल गई। दोनों परिवार के लोग इस बात से अनजान थे कि दोनों परिवार के लोगों को यही लगता था कि दोनों भाई बहन जैसे हैं या फिर दोस्त होंगे। लेकिन इधर रूबी भी अब शौकत को प्यार करने लगी, इधर शौकत भी रूबी को प्यार करने लगा। उम्र के साथ साथ दोनों का प्यार भी परवान चढ़ा। लेकिन दोनों को एक बात पता था कि जो रामपाल हैं या फिर जो अब्बास हैं, दोनों ही इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। दोनों ही अब चूँकि अलग अलग धर्मों के लोग और दोस्ती भी अच्छी खासी, तो मानेंगे नहीं। तो फिर क्या करें? तो फिर दोनों के दिमाग में आया कि क्यों ना भाग चलते हैं। लिहाजा साल 2020 में रूबी और शौकत अपने अपने घर को छोड़ के एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। अब रात को ये दोनों लोग भागते हैं, सुबह होती है। सुबह होने के बाद ये दोनों की खोजबीन शुरू। अच्छा, दोनों गायब थे, तो परिवार वालों को शक हुआ कि ऐसा है कि जो रूबी है वो शौकत के साथ भाग गई। फ़ौरन जो रूबी के फादर थे रामपाल, उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी कि मेरी बेटी को जो शौकत है वो लेके भाग गया। फिर क्या था, पुलिस वाले भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि मामला जो था हिंदू मुस्लिम का था। उसके बाद खोजबीन शुरू होती है। कड़ी मशक्क़त के बाद फिर इन दोनों को खोजा जाता है। खोजने के बाद शौकत और रूबी जहाँ से बरामद होते हैं उनको वहाँ से लेके घर पे लाया जाता है। लाने के बाद फिर दोनों अब अपने अपने घरों में कैद, खासकर रूबी। लेकिन इसी दौरान जो शौकत था उसके हाथों से कुछ क्राइम हो जाता है। क्राइम होने के बाद पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने सज़ा सुना दी 2 साल की। साल 2022 में ये मामला हुआ था। लगभग 2020 में ये मामला हुआ था। 2021 की शुरुआत में फिर सज़ा हो गई 2 साल की। और अभी जून महीने में जो शौकत है ये फिर से जमानत पे छूटता है। छूटने के बाद वापस आता है। आने के बाद इसके दिमाग में यही था कि मुझे रूबी से मिलना है, रूबी से बात करनी है। लेकिन जब लौटता है तो लौटने के बाद यहाँ तो पूरी दुनिया ही पलट चुकी थी। दरअसल 1 साल पहले ही रूबी की शादी हो गई थी। शादी करके उसको ससुराल भेज दिया गया, उधर बिजी हो गई। शौकत इधर आया तो देखा कि रूबी गायब, उसकी शादी हो गई। अब इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अब ये क्या करे। लिहाजा इसने जैसे तैसे करके रूबी का नंबर वगैरह निकाला। निकालने के बाद फिर से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद अपना जो पुराना प्यार था उसके मन में फिर से जगाया। और फिर रूबी जो है जून महीने में शौकत को लेके फिर से भाग गई। अब जब शौकत को लेके भाग गई तो फिर दोनों परिवार के बीच तनातनी हो गई। साल 2020 से ही तनातनी हो गई थी कि तुम्हारे लड़के ने मेरी लड़की को लेके भागा। जो शौकत के परिवार वाले कहते कि तुम्हारी लड़की में भी कमी थी, तभी तो वो भागी। यानी अब जो दोस्ती, जो पड़ोसी का संबंध बचपन से था, इन दोनों की वजह से अब वो संबंध कहीं ना कहीं लगभग टूट चुका था। अब जून महीने में जैसे ये लोग भागते हैं तो फिर तो कुछ बचा नहीं। दोनों परिवारों के बीच एक दूसरे के लिए इतनी नफरत हो गई कि अब आए दिन इन दोनों परिवारों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा हुआ, आसपास के लोग कभी कभार बीच बचाव करते, कभी समझौता हो जाता, क्योंकि सबको पता था कि दोनों पक्षों की गलती है। एक के बेटे की गलती है तो दूसरे की बेटी की गलती है। उसके बाद फिर वक्त गुजरा। जून में ये लोग भागे थे जैसे तैसे करके, जुलाई महीना बीता, लेकिन अगस्त आते आते इन दोनों परिवारों के बीच इस कदर झगड़ा हुआ कि अभी 2 दिन पहले जो अब्बास है
अपने घर पे बैठा हुआ था। इसी दौरान रामपाल मार्केट से आता है। आने के बाद फिर इन दोनों के परिवार के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा इस कदर आगे बढ़ता है कि फिर लाठियाँ निकलती हैं और रामपाल के परिवार में ज़्यादा लोग थे। इस वजह से रामपाल अब्बास के ऊपर हावी पड़ता है। लाठियों से, डंडों से तब तक पीटता है जब तक अब्बास और उसकी पत्नी कमारू निशा की मौत नहीं हो जाती। अब जैसे इन दोनों की मौत हुई, मामला पुलिस में गया। पुलिस आती है, आने के बाद गिरफ्तार करती है। अब रामपाल और बाकी परिवार के जो 5 लोग थे वो पुलिस की हिरासत में हैं। यानी अब्बास के जो परिवार के लोग थे वो मारे जा चुके और इधर रूबी के जो परिवार के लोग हैं अब वो ताउम्र जेल में रहेंगे। तो ऐसे प्यार का, ऐसे रिश्ते का क्या मतलब है जहां आपका परिवार, आपकी सारी चीज़ें टूट जाएं, कईयों की ज़िंदगी खतरे में आ जाए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के मोटिवेशन देते हैं। जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, खासकर जिन्होंने सीमा हैदर का और अंजू वाला केस कवर किया, तो कहीं ना कहीं इतना महिमा मंडल इन चीज़ों का किया कि लड़की भाग के आई, प्यार की जीत हो गई। प्यार करने वालों को 2 देशों की सीमा नहीं रोक पाई। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ऐसी चीज़ों की, ऐसी कहानियों का असर हमारे घर की बेटियों पे क्या पड़ता है। जब वो भागती हैं किसी के साथ कहीं चली जाती हैं, तो ना केवल उनका एक तरह से अपमान होता है, उनकी छवि धूमिल होती है, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक। हमारे हिंदुस्तान में जब किसी की शादी होती है तो शादी में उसकी 7 पीढ़ियों या फिर एक पूरे ख़ानदान का एक सिजरा निकाला जाता है कि उनके घर के लोग कैसे हैं, कैसी रसूख है, कैसी इज्जत है, कहीं कोई झगड़ा विवाद तो नहीं है इन परिवार वालों का। इसके बाद जाके शादी कहीं मुकम्मल होती है। तो ऐसे में जब कोई लड़की भागती है तो ना केवल उसके लिए दिक्कत होती है, बल्कि उसके परिवार में अगर कोई और लड़की है तो उसकी शादी में भी दिक्कत आती है। तो ऐसी घटिया चीज़ों को कि प्यार की जीत हुई, अरे ऐसा कौन सा प्यार कि माँ बाप, बाकी सगे संबंधियों की इच्छाओं का कत्ल करके हम चले जाएं। तो एक बड़ी अजीब और अफसोसनाक कहानी थी, मुझे लगा पहले इसको सुना देना चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी भी ठीक ऐसी ही है। और इस कहानी में आप जो दोषी हैं वो चाहे जितनी माफ़ी मांगे, चाहे 100 बार उनको फांसी दे दें, लेकिन उन्होंने जो गुनाह किया वो अपने आप में इतना शर्मनाक और इतना खौफनाक है कि क्या ही बोले। इसमें जो मारा गया वो इस मामले में कहीं दूर दूर तक शामिल ही नहीं था। उसे ये तक नहीं पता था कि उसको मारा क्यों जा रहा और ये मारने वाले हैं कौन। तो अब सीधा सीधा इस कहानी का भी रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। इसी दुर्ग में एक जगह है गिरधारी नगर, और इसी गिरधारी नगर में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था भूपेंद्र यादव। हाल में ही लगभग 3-4 साल पहले इनकी शादी हुई थी। शादी जिससे हुई उसका नाम था सुप्रिया। शादी के बाद धीरे धीरे इन दोनों के बच्चे भी हुए, यानी अब पूरी गृहस्थी एकदम अच्छी। भूपेंद्र भी खुश, सुप्रिया भी खुश, सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही। भूपेंद्र काम के सिलसिले में कभी घर से बाहर भी रहता, अच्छे खासे पैसे भी थे। सुप्रिया को कोई कमी नहीं थी, सुप्रिया भी खुश थी। वक्त के साथ साथ दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ी। लेकिन इसी दौरान 15 अगस्त, जब सारा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, ठीक उसी तरह जो सुप्रिया के बच्चे थे वो भी अब तिरंगा वगैरह लेके अपने अपने हिसाब से इस पावन महोत्सव की खुशी में डूबे हुए थे। घर वाले भी खुश थे, इधर भूपेंद्र भी घर पे तिरंगा लगा के एकदम खुश था। ये सब करने के बाद फिर शाम हुई। शाम होने के बाद जो बच्चों की धूम थी वो भी शांत हुई। उसके बाद सारे लोग खाना वगैरह खाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। सोने के बाद अब रात गहरी होती है और इसी गहरी रात में एक चीख सुनाई देती है। और ये चीख आसपास के लोगों की थी। जैसे ही चीख सुनाई देती है, जो भूपेंद्र था वो चौंक के उठता है। उठने के बाद तब तक देखता है कि आसपास के कई लोग घर के बाहर इकट्ठा। फौरन जाता है, कहता है क्या हुआ। सारे लोग इशारा करते हैं। भूपेंद्र देखता है उसके घर में जो स्टोर रूम था जिसमें कुछ सामान रखे हुए थे, उस स्टोर रूम से बहुत सारा धुआं निकल रहा था, यानी घर के अंदर आग लग चुकी थी। जैसे ये चीज़ देखते हैं तो सारे लोग भाग के जाते हैं अंदर। अब जैसे दाखिल होते हैं तो दाखिल होने के बाद तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक, यही लगा कि सामान जल रहा है, कहीं से आग लग गई होगी। चूँकि घर के अंदर उस स्टोर रूम में कुछ गोबर के उपले रखे हुए थे, कुछ सूखी लकड़ियाँ रखी हुई थी, तो लगा कि कहीं से आग पकड़ ली होगी, गर्मी का महीना है। लेकिन अब सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज़ दिक्कत दे रही थी। दरअसल भूपेंद्र मौके पे मौजूद था, बच्चे भी सो के उठ गए थे, लेकिन जो पत्नी थी सुप्रिया, वो कहाँ है। अब सुप्रिया नदारत, तो फिर सुप्रिया की खोजबीन शुरू हुई। इधर जो आग लगी थी उस पर काबू पाया गया तो आग बुझी, और जैसे ही आग बुझी तो वहाँ पे कुछ चूड़ियों के टुकड़े, एक पायल, एक बिछिया और बिंदी वगैरह, ये सारी चीज़ें थी।
और उसी के साथ उस जगह पे, यानी जहाँ पे आग लगी हुई थी, वहाँ पे एक जली हुई लाश मिलती है। इधर सुप्रिया गायब, इधर फिर एक लाश मिलना। मामला साफ था कि सुप्रिया की जल के मौत हो गई। फ़ौरन किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेती है। परिवार वाले, जो भूपेंद्र था और बच्चे जो छोटे छोटे थे, उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ कि क्या हुआ था क्या नहीं। उसके बाद अब मामला क्लियर था कि चूँकि ना कहीं कोई ऐसी इंजरी थी, ना पूरे घर में कोई अस्त व्यस्त चीज़ें, तो सीधा सीधा लगा कि ये जो मामला है ये सुसाइड का है। जो सुप्रिया है, किसी बात पे झगड़ा हुआ होगा, उसी में सुसाइड कर लिया। सबको लगा कि चलो ठीक है, सुसाइड कर लिया तो कर लिया। पुलिस वालों को भी लगा कि चलो बॉडी पोस्टमार्टम करवा लेते हैं, उसके बाद फिर एक क्लोजिंग रिपोर्ट लगा के मामला बंद कर देंगे। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई, पोस्टमार्टम हुआ। कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे पढ़ने के बाद परिवार वालों से ज़्यादा पुलिस वाले चौंक रहे थे। दरअसल जो सुप्रिया की उम्र थी वो बामुश्किल 35 साल रही होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस महिला का जिक्र हुआ, उस महिला की उम्र तो उसमें 90 साल से ज़्यादा बताई जा रही। तो ये कैसे है? अगर जलने वाली महिला 35 साल की थी तो जलने के बाद वो 90 साल की कैसे हो गई? अब पुलिस वाले बड़े असमंजस में कि मरने वाली 35 साल की बॉडी जो है 90 साल की कैसे? सबसे पहले भूपेंद्र यादव से पूछताछ की गई कि क्या आपके घर में कोई दूसरी महिला तो नहीं है? भूपेंद्र कहता है कि नहीं, मेरे घर में कोई दूसरी महिला है ही नहीं। फिर ये होता है कि सुप्रिया की ही सारी चीज़ें हैं। भूपेंद्र कहता कि हाँ, ये जो पायल है, ये सारी जो बिछिया वगैरह है, ये सुप्रिया की है, लेकिन अब लाश जो है वो सुप्रिया की है नहीं। पुलिस वाले बड़े असमंजस में। अब ऐसे केस में एक ही चीज़ है कि यहाँ पे किसी और की लाश जली है। अच्छा, अगर किसी और की लाश जली है तो सेम मौके पे सुप्रिया कैसे गायब हो गई? इसका मतलब दोनों ही मामलों में कोई ना कोई संबंध जरूर है। लिहाजा पुलिस वाले अब सुप्रिया की खोजबीन शुरू करते हैं, अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं, अपनी सारी चीज़ों को सर्विलांस पे लगाते हैं, और काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद आसपास के लोगों के सहयोग से अंत में सुप्रिया का पता चलता है और खबर लगती है कि जो सुप्रिया है इस समय अपने मायके में है। अब जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चली, पुलिस की जो टीम है फ़ौरन जाती है। जाने के बाद फिर सुप्रिया को वहाँ से लाती है। लाने के बाद अब पूछताछ शुरू करती है। अब पूछताछ शुरू तो सुप्रिया कहती है कि मैं तो शाम को ही आ गई थी, मुझे कुछ काम था। फिर कहा जाता है कि तुम्हारे घर में आग लगी थी, एक महिला की लाश मिली है, वो किसकी है? अब ये बात जब पूछी गई तो फिर वो महिला कहती है सुप्रिया कि मुझे क्या मालूम। लेकिन पुलिस वालों को ये सारी बातें, ये सारी बयानबाजियाँ हजम नहीं हो रही थी। पुलिस वालों को लग रहा था कि ज़रूर सुप्रिया कुछ जानती है, साथ ही ज़रूर कुछ छुपाती है। लिहाजा पुलिस वालों में जो महिला कर्मी थी उन्होंने थोड़ा सा सख्ती बरती, और बरतने के बाद फिर अंत में सुप्रिया टूटती है, और टूटने के बाद एक और नाम लेती है जिसका नाम था उमेश साहू। उमेश साहू का नाम लेती है। पुलिस वाले जाते हैं, उमेश साहू को भी गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद अब ये सारे लोग बैठाए जाते हैं। फिर इनसे अब तबीयत से पूछताछ हुई, तो पूरी पूछताछ में इन्होंने जो कहानी सुनाई, इस कहानी के हिसाब से जब सुप्रिया की शादी नहीं हुई थी, उससे पहले वो जहाँ पढ़ती थी वहीं पे उसे एक लड़के से प्यार हो गया। प्यार हुआ, दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। अब जब भी ये दोनों कॉलेज जाते, स्कूल जाते, तो नाम का कॉलेज या फिर नाम का स्कूल, एक दूसरे के साथ पूरा पूरा दिन रहते। अब ऐसा हो गया कि एक दूसरे के बिना एक पल भी जीना मुश्किल। दोनों लोगों को यही लग रहा था कि परिवार वाले हम दोनों की शादी करा दें तो बिल्कुल ठीक, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो सुप्रिया के पिताजी थे, उन्होंने जो सुप्रिया की शादी है वो भूपेंद्र यादव से फिक्स कर दी। अब भूपेंद्र यादव से जब फिक्स कर दी, सुप्रिया कुछ विरोध तो करती है, लेकिन माँ बाप बात सुनते नहीं। अब बात नहीं सुनते तो फिर मजबूरी में सुप्रिया की शादी हो गई भूपेंद्र से। शादी करके भूपेंद्र के घर आ गई, लेकिन अब मन में और दिल में भूपेंद्र कभी आ ही नहीं पाया। उसके मन में, उसके दिल में सिर्फ वही लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, और लड़का कोई और नहीं, उमेश साहू ही था। अब शादी के जैसे जैसे वक्त गुजरा, उसके बाद भी ये सुप्रिया जो है, जो उमेश साहू है, उसका नंबर निकालती है, उससे कांटेक्ट करती है, कहती है कि मुझे यहाँ से लेके जाओ। अब ये बात वो बोलती है तो उमेश साहू कहता है कि अब ऐसे ले कहाँ के जाऊँ तुमको, अगर लेके जाऊँगा तो फिर पुलिस केस होगा, फिर तुम अपने घर आ जाओगी, फिर बदनामी होगी, तरह तरह की बातें होंगी, हम लोग चैन से जी नहीं पाएंगे। तो फिर अगर कुछ ऐसा हो कि कोई तुम्हें खोजे ना, तब भले ही मैं तुम्हें ले चल सकता हूँ। अब ये चीज़ें जब कई बार हुई तो फिर अंत में हुआ कि अब चलना भी, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते।
लेकिन अब परिवार वाले अगर जान जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर करें क्या। तो फिर इसी सिलसिले में इन दोनों ने क्राइम पेट्रोल देखना शुरू किया। क्राइम पेट्रोल देखना शुरू किया, साथ ही वहाँ से आइडिया लिया कि अगर कोई किसी से प्यार करे और किसी के साथ जाना चाहे तो ऐसे केस में अपनी जगह किसी दूसरे को कैसे छोड़ सकता है। कई सारे एपिसोड खंगाले, साल दर साल गुजरते रहे। हो सकता है कि मेरी भी कुछ कहानियाँ सुनी हो, शमसर की भी सुनी हो। तो ऐसी कहानियों को सुनते सुनाते, ऐसे एपिसोड्स को देखते दिखाते, अंत में इन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया आने के बाद फिर जो उमेश साहू था, जो कि पेशे से एक झोला छाप डॉक्टर, जो आपको लगभग हर चौराहे पे मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसा ही ये डॉक्टर था। लगभग दिन के 8-10 लोग इसकी दुकान पे आ जाते हैं, जो शायद पैसे से बहुत परेशान होते हैं, जो अच्छी जगहों पे नहीं दिखा सकते। और ऐसे ही उमेश साहू की दुकान पे एक 90 साल की बूढ़िया आती थी। 90 साल की बूढ़ा माई जब इनकी दुकान पे आती, अच्छा इसमें भी एक चीज़ देखिए कि वो जब आती तो अगर कोई 90 साल में अकेले आ रही है तो जाहिर सी बात है उसके बेटे बहू भी कितने ही नालायक होंगे। तो ऐसे सिलसिले में ये भी था कि अगर इसको कुछ हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, अगर ये कहीं चली जाए तो कोई खोज खबर लेने वाला नहीं। इसीलिए अब इन दोनों ने, उमेश साहू ने और सुप्रिया ने, इस महिला को ही टारगेट बनाया, क्योंकि 90 साल की बूढ़िया बेचारी अकेले आती थी, न कभी बेटा आया न कभी बहू आई, इसलिए पता था कि कुछ होगा नहीं। फिर अंत में ऐसे ही एक दिन जब ये बुढ़िया बेचारी आती है दवा लेने, तो फिर इन दोनों ने प्लान कर ही रखा था। और उमेश साहू सबसे पहले उसको बेहोशी की दवा देता है। बेहोशी की दवा देता, वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसका गला दबा के उसका कत्ल करता है। लेकिन जहाँ पे इसकी क्लिनिक थी, जहाँ पे बैठता था गंडई, इस क्राइम सीन से जहाँ सुप्रिया का ससुराल था, वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी। तो फिर अब लाश का क्या किया जाए। फिर प्लान बना। उसके बाद इस लाश को एक फ्रीज़र में रख दिया गया। फ्रीजर में रखने के बाद फिर इंतज़ार हुआ कि लाश ले कैसे जाया जाए। न ट्रेन से जाया जा सकता है, न बस से, न किसी ऑटो से। इसलिए इसने फिर अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया जिसका नाम था प्रदीप। प्रदीप से ये कांटेक्ट करता है। करने के बाद फिर प्रदीप से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी मदद करो। प्रदीप भी तैयार हो गया। उसके बाद उस लाश को प्रदीप की कार में, जो होंडा एमेज कार थी, उसमें रख के शाम को सुप्रिया के ससुराल लाया गया। शाम को कोई था नहीं, उस लाश को इसके स्टोर रूम में रखा गया। रखने के बाद फिर उस डेड बॉडी को रात में सुप्रिया आग लगा देती है। चूँकि वहाँ पे कंडी, उपले, ये सारी चीज़ें रखी थी, तो आग फ़ौरन पकड़ लेती है। वहीं पे अपने कुछ सामान, यानी ऐसा लगे कि मैं ही हूँ, ये लाश मेरी है, छोड़ के वहाँ से ये उमेश के साथ भाग जाती है। अब भागने को भाग गए, लेकिन फिर यही दिक्कत थी कि जैसे वहाँ पहुँचती है तो उसको अपने बच्चों की याद आने लगी। अब बच्चों की याद आने लगी तो फिर से ये लौटने की जिद करने लगी। लेकिन अब उमेश को पता था कि ये लौटेगी तो दिक्कत हो जाएगी। बार बार ये जब जिद करने लगी तो मजबूरी में उमेश भी उसको कार से लाता है और वहीं ससुराल के पास छोड़ता है। छोड़ने के बाद ये चुपचाप अपने घर की तरफ जाती है। धीरे से अपने बच्चों को, अपने पति को देखती है और वहाँ से फिर अपने मायके चली जाती है। यानी कायदे से उमेश के साथ रहना था, तब भी ये बच सकती थी, लेकिन अपने मायके जाती है। और वहीं से किसी मुखबिर ने खबर दे दी कि ये जो महिला है अपने मायके में छुपी हुई है और शायद इसने ही कुछ किया है। फिर पुलिस जाती है और जाने के बाद गिरफ्तार करती है। अब पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उसके बाद फिर ये जो दूसरा शख्स था प्रदीप, जिसकी कार थी, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद फिर पूरे मामले का खुलासा होता है। जो बुढ़िया थी उसके बारे में पता किया जाता है। उसके परिवार वालों को जो बची राख थी वो भी दे दिया गया। जैसे तैसे करके उन्होंने भी अंतिम संस्कार किया ही होगा। लेकिन इस कहानी में आपने अजीब चीज़ देखी कि एक महिला जो पहले तो कहती है कि मुझे एक लड़के से प्यार है, उसके बाद दूसरे के साथ शादी करती है। शादी करने के बाद फिर किसी और जिससे प्यार था उससे संबंध बनाने के लिए, वापस उसी के पास जाने के लिए इतना भयंकर षड्यंत्र रचती है। जैसे वहाँ पे पहुँचती है तो फिर बच्चों की याद आ जाती है। आने के बाद फिर से लौट के आती है। यानी किसी भी चीज़ पे ये महिला टिकी नहीं रही और अंत में पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहेगी। तो दो कहानियाँ आपको सुनाई और दोनों कहानियों में अपने आप में बड़ा डीप मैसेज छुपा हुआ है, अगर आप समझें तो। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे देश की आज पतन का भी कारण है। जब देखिए यही सारी खबरें कि नाजायज़ संबंध में ऐसा कत्ल हो गया, लिव इन में रहने वाले पार्टनर की ऐसी हत्या हो गई, न ज़मीन के मामलों में अब उतने कत्ल होते हैं, न कोई रंजिश होती है, लेकिन ऐसे मामलों में फ़ौरन कत्ल होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे।